जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सभ्यता, विकास और मानव सभ्यता की विकास भूमि पर ही आधारित है। भूमि और मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से विकास की संपूर्ण गाथाएं लिखी जाती है, की जाती है। आज हम लोग भूमि संरक्षण एवं ग्रामीण विकास पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं अजय कुमार सिंह जी। अजय कुमार सिंह जी झारखंड सरकार में भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक हैं। अजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम विकास की बात करते हैं तो भूमि संरक्षण का तो है ही, इसके लिए सरकार के द्वारा वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है? अजय जी। गौतम जी, झारखंड का जो टोपोग्राफी है जी, काफ़ी बहुत अनगढ़ है, बिल्कुल अनगढ़ है, उतार पूरे ऊबड़ खाबड़ जमीन है जी। यहाँ का वार्षिक वर्षापात अगर कहेंगे तो लगभग 1400 मिलीमीटर है जी जो बहुत ज़्यादा होता जी है। जी बहुत से सारे राज्यों में 800-900 मिलीमीटर भी मुश्किल से हो पाता है, कहीं कहीं तो 500-600 से कम चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इतना अधिक बारिश होने के बाद भी आप देखते हैं गर्मी के दिनों में पीने के पानी तक का दिक्कत हो जाता है। बिल्कुल, रांची में ही देखने को मिलता है। जानवरों को भी पानी पीने के लिए पानी मिलता है, शहरी क्षेत्र में भी प्रॉब्लम है। इसका मुख्य कारण यही है कि वर्षा हो रही है, काफ़ी हो रही है, लेकिन ये पूरे के पूरे पानी जो है सो बह करके नीचे चला जा रहा है। इसका लाभ झारखंड के लोगों को या झारखंड के राज्य को नहीं मिल रहा है। और इसके साथ ये सिर्फ पानी ही नहीं जा रहा है, ये बारिश जो होती है अपने साथ जो टॉप सॉइल है, ऊपरी सतह का मिट्टी, उसको भी घुला करके फिर बहुत तेज़ी से जब पानी बहने लगता है तो वो बहा करके लेकर के चला जाता है। इसके कारण काफ़ी अच्छी मिट्टी होने के बाद भी हमारा जो उपजाऊ मिट्टी है बह जाने के कारण हमारा उपज क्षमता अन्य राज्यों के तुलना में बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम टॉप सॉइल को बचाएं। जी, मिट्टी के, धरती के ऊपरी सतह का जो मिट्टी है वो जो बह जा रहा है उसको बहने से बचाएं। साथ ही साथ बचेगा कैसे? उसको ले जाने वाला पानी है जी। अब पानी को ही हमको कुछ देर के लिए इस तरह से रोक देना है। देखिए, जब पहले मिट्टी के संरक्षण से पहले हमको पानी के संरक्षण पर सोचना पड़ेगा। जी, मैं कहना यही चाह रहा जी हूँ कि पानी जो भाग रहा है तो अपने साथ बहुत बेशकीमती मिट्टी को लेके जा रहा है। ये मिट्टी यहाँ के उर्वरक क्षमता को कम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, नदी नाला जलाशय जो है उसमें जाकर के उसको भर दे रहा है। सिल्टिंग हो जाता है। तो यहाँ दोहरा नुकसान हो रहा है। एक नुकसान हो रहा है कि हमारा टॉप सॉइल बह जा रहा है, और दोहरा नुकसान हो रहा है कि जो जलाशय निर्माण आप करते हैं वो जलाशय बनाने में बहुत सरकार का पैसा जाता है और वो भर जा रहा है तुरंत। उसका जो जल संग्रहण क्षमता है वो घट जा रहा है और बहुत तेज़ी से। और इतना ही नहीं है, ये तो जलाशय में जा रहा है, बहुत जो पानी नदी नाले से बह करके समुद्र में जा रहा है तो समझिए समुद्र का पेट भी भरते जा रहा है। तो कारण क्या हो रहा है, जब वहाँ जहाँ पानी रहने का जगह है वहाँ जब मिट्टी चला जाएगा तो पानी कहाँ आएगा, पानी आ जाएगा ऊपर। ऐसी स्थिति में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। तो इससे कई एक नुकसान हो रहा है। इतनी बारिश के बाद हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, साथ ही साथ जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी कट जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि पानी जो बह रहा है, बह के चला जा रहा है, उसको हम रोकें किसी भी तरह से। और जलाशय बना रहा है, लेकिन जलाशय कितना बनाया जाएगा? हमारे पास भूमि भी उतना अधिक नहीं है कि पूरे में जलाशय बना दें, और अगर भूमि है भी तो जलाशय बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है प्रकृति के द्वारा या मानव के द्वारा जो पेड़ काट दिए गए, इसके लिए कुछ संरक्षण की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा हो रहा है। मैं यही बता रहा हूँ कि पहले तो हम आपके माध्यम से, आपके दूरदर्शन के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई बारिश का पानी बहुत कीमती है। जहाँ पानी गिर रहा है उसको थोड़ा देर के लिए आप उसको वहीं रोकें
आप खेत में मेड़ बना करके रोक सकते हैं। अगर थोड़ा देर के लिए खेत में पानी अड़ता है मेड़ बना करके, तुरंत नहीं बहता है, तो पानी नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता है। तो जो बह करके जा रहा था मिट्टी अपने साथ लेकर के, वो आपके ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा और इससे हमारा जल स्तर बढ़ेगा। इसी के तहत झारखंड सरकार के द्वारा इस बार पुराना तालाब जिसमें सिल्टेशन हो गया है, जिसका पेट भर गया है, उसका जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। इस बार हमारा टारगेट है 1200 जलाशय का, 1200 तालाब जो 1 एकड़ से 5 एकड़ तक है, जिसमें सिल्टेशन हो गया है, उसका जीर्णोद्धार करने का। मतलब ये जो तालाब है ये प्राइवेट है कि मतलब सरकारी जमीन वाला? दोनों तरह का 50% आधा तालाब सरकारी और आधा प्राइवेट, ये दोनों तरह का। और ये योजना आज से नहीं चल रहा है, हमारा 5-7 वर्षों से चल रहा है। अब लगभग हम 80-90% तालाब का जीर्णोद्धार कर चुके हैं। और इसमें हम बताना चाहेंगे कि पिछला साल हमने लगभग 1692 तालाब का जीर्णोद्धार कर लिया है। इस बार 1200 तालाब का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। इसके साथ, ये तो पुराना तालाब था उसका जीर्णोद्धार, इसके साथ क्या है कि परकोलेशन टैंक बनाने का भी है। हम 4000 परकोलेशन टैंक बना रहे हैं। ये क्या है? ये इसको जी मतलब मैं बता रहा हूँ। परकोलेशन टैंक है 125 फीट लंबा जी, 100 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा। इस तरह से हम गड्ढा बनाएंगे और ये एक छोटा तालाब हो गया। इसका मकसद होता है कि जब पानी उसमें जमा होगा तो ग्राउंड वाटर टेबल को पहले रिचार्ज करेगा। इसके साथ ही साथ कंटीजेंट इरिगेशन के रूप में जब पानी नहीं पड़ रहा हो तो हमारा खेत को उससे पानी निकाल करके दिया जाएगा। तो एक जल संचयन संरचना का एक अच्छा ये माध्यम बना हुआ है हमारा परकोलेशन टैंक। और अभी आप जाएंगे गांव में देखेंगे तो बहुत जगह, अब तो इस बार ईश्वर के कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। लास्ट ईयर भी जब बारिश जहाँ पर बहुत देर के लिए रुक गया, नहीं हो रहा है, तो इसी स्थिति में जहाँ जहाँ हमारा परकोलेशन टैंक था वहाँ पर खेत हरा भरा रहा। और तीसरा उसी में एक योजना हमारा है डीप बोरिंग का। तो साथ ही साथ जब हम तालाब बना रहे हैं, परकोलेशन टैंक बना रहे हैं, तो डीप बोरिंग का योजना भी चला रहे हैं। इस बार भी लगभग हम 1400 डीप बोरिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे भी मिट्टी संरक्षण को बल मिलता है? देखिए, इससे मिट्टी संरक्षण को बल नहीं मिल रहा है, लेकिन किसान को सिंचाई के लिए तो साधन सुविधा मिल जाती है। जब हम परकोलेशन टैंक बना लिए, तालाब का जीर्णोद्धार कर लिए, तो ग्राउंड वाटर टेबल वहाँ कुछ न कुछ तो ऊपर आया। बिल्कुल। तो इसके लिए हम जितना हम ग्राउंड वाटर टेबल को ऊपर किए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डीप बोरिंग किसान का बहुत डिमांड होता है कि साहब डीप बोरिंग दे दीजिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि ज़्यादातर खेती जो हो रहा है सब सिंचाई मैंने वर्षाश्रित कम रह गया है। अब ज़्यादातर लोग 2 फसल 3 फसल लगाने के चक्कर में, तो जहाँ पर हम डीप बोरिंग कर रहे हैं वहाँ पर गर्मी में भी रबी में भी फसल उत्पादन होता है। आपको बता दें कि हमारा झारखंड का लगभग कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से मात्र 27 लाख हेक्टेयर में अभी हम खेती कर पा रहे हैं। तो यही सब व्यवस्था करके सिर्फ 27 लाख हेक्टेयर इसलिए हो रहा है कि उन जगहों पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अगर सिंचाई की व्यवस्था हम किसानों के लिए कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो 38 लाख हेक्टेयर है, 11 लाख हेक्टेयर जो खेती नहीं कर पा रहे हैं पानी के अभाव में, उसमें हम खेती कर पाएंगे। तो यही हमारा मकसद है कि मिट्टी का भी संरक्षण हो और साथ ही साथ जल का संरक्षण हो, और डीप बोरिंग है उसी संरक्षित जल को हम कृषि कार्य में उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक जो प्रश्न है, स्वाभाविक प्रश्न है ये कि ये जो सरकार की योजनाएं चलती है, जैसे आपने कहा कि आधा 1200 बताया ना, 1200 तालाब जीर्णोद्धार। तालाब तो 1200 तालाब में से 600 तालाब आप प्राइवेट करेंगे, 600 तालाब सरकारी करेंगे। तो प्राइवेट कोई अगर व्यक्ति है तो वो कैसे अपने तालाब का जीर्णोद्धार कर सकता है? देखिए, इसमें दिया गया है कि 75% तालाब का चयन जी माननीय विधायक जो स्थानीय विधायक हैं उनकी अनुशंसा पर होगा, और 25% तालाब का चयन या अनुमोदन जो कहिए अनुशंसा, ये उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा जी। और तो जिनको तालाब करवाना है उनको विधायक से अनुशंसा लाना होगा या सीधे उपायुक्त का अनुशंसा चाहिए। ये अनुशंसा हो गया तो एक कमेटी बनी हुई उपायुक्त के स्तर पर, उपायुक्त के द्वारा एक कमेटी के द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा, तो उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं। अच्छा, पूरा का पूरा पैसा सरकार देती है उसके? उसमें 90% पैसे सरकार देती है
अनुदान है और 10% पानी पंचायत के माध्यम से होता है। पानी पंचायत के लोग जो वहाँ के लाभान्वित हैं उनका एक पानी पंचायत बनाया जाता है, उनका अपना एक कमेटी जैसे ग्राम सभा है, उसी प्रकार से 10% उनका कंट्रीब्यूशन होता है इसके आधार पर आप। जी। और जैसे वो आपने टैंक कहा, टैंक का जो निर्माण होता है वो भी प्राइवेट जमीन पर होता है कि सर? टैंक प्राइवेट पर होगा जी, टैंक प्राइवेट पर ही होगा ज़्यादातर, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में ही बन रहा है जी। तो। लेकिन सरकारी ज़मीन भी कहीं अवेलेबल है तो उस पर भी बनाया जा सकता है। तो उसका भी प्रोसेस वही है बशर्ते कि लाभान्वित उसका जो हो जी, जो लाभान्वित हो वो प्राइवेट हो, ताकि पब्लिक कंट्रीब्यूशन तो 10% देना पड़ेगा। हाँ। तो 10% कौन देगा? जो लाभान्वित होगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड भी जो हम रिनोवेट कर रहे हैं उसमें भी लाभान्वित जो होगा वो निजी किसान ही होगा, वही कंट्रीब्यूट करेगा। 10% कंट्रीब्यूशन सभी योजनाओं में मस्ट। मतलब टैंक और ये दोनों योजनाएं जो हैं वो सेम है सरकारी दृष्टि से और सेम कंट्रीब्यूशन दोनों में 90% गवर्नमेंट का है और 10% पब्लिक का है। तो ये तो भूमि संरक्षण की बात हो गई। भूमि संरक्षण के साथ ही साथ अजय जी कृषि भी जुड़ा जी। हुआ है। भूमि संरक्षण, एक बात और बताना चाहेंगे, भूमि संरक्षण निदेशालय के द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण का योजना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण का नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है भूमि संरक्षण निदेशालय को। इसमें इस बार हम लोग करने जा रहे हैं, अभी जस्ट इसका EOI टेंडर निकला है। लगभग पिछला साल और इस बार मिला करके 3612 ट्रैक्टर कृषक समूह को हम देने जा रहे हैं। उसमें ट्रैक्टर देंगे और ट्रैक्टर के साथ अदर जो सहायक यंत्र जो है जैसे रीपर है, रोटावेटर है, रीपर है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, ट्रॉली है और भी जितना तरह का इक्विपमेंट होता है। तो एक तरह से कृषि उपकरण बैंक बनेगा। उसमें करना क्या है, इसमें भी ग्रुप को दिया जाएगा, सिंगल व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। एक किसानों का ग्रुप होगा बना करके और उसको ट्रैक्टर में 50% अनुदान और साथ ही साथ सहायक कृषि यंत्र जो है उसमें 80% अनुदान, कुल मिला करके 10 लाख का कम से कम पैकेज बनेगा। टोटल 5 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी होगा। सपोज कीजिए कि कोई पैकेज बनाते हैं अपने 11 लाख का जी, तो भी सब्सिडी 5 लाख ही होगा। सब्सिडी का अधिकतम सीमा 5 लाख है। मतलब सरकार ने इतना तय कर रखा है कि इस सारे में 10 लाख ही खर्च होने हैं। 10 लाख नहीं, आप खर्च ज़्यादा कीजिए, आपको जितना ग्रुप चाहे और ज़्यादा लेना ले सकता है। हम 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से उसमें अनुदान देंगे। इसमें भी सिस्टम है कि आप आवेदन दे करके माननीय विधायक का अनुशंसा होगा और उपायुक्त के द्वारा बनी कमेटी के द्वारा इसका अनुमोदन होगा। इसके बाद किसानों को दिया जाएगा। या ये कृषि यांत्रिकरण का काम मतलब पूरे प्रदेश भर में, अब जैसे वो एक जो किसान समूह है, ऐसे समूहों को आप देते हैं तो ये पंचायत स्तर पर रहता है कि ग्राम सभा स्तर पर होता है कि एक टोला मोहल्ला स्तर पर होता है? देखिए, समूह जो बनता है, समूह बहुत दूर का नहीं बनेगा। समूह जो भी बनेगा अगल बगल के किसानों का होगा। उनको कम से कम 10 एकड़ जमीन होना चाहिए एक किसान के पास। जी नहीं, सब मिला करके एक समूह के पास अगर कम से कम 10 एकड़ जमीन है तो उसको कृषि उपकरण बैंक दिया जाएगा। ये तो हमारा एक योजना हुआ, मुख्यमंत्री कृषि ट्रैक्टर वितरण योजना। इसी में कृषि यांत्रिकीकरण का है मिनी ट्रैक्टर या पावर टिलर करके एक और ग्रुप है जिसमें कि 10 लाख का बनेगा। उसमें 80% है तो उसमें छोटा देना है। छोटा ट्रैक्टर होगा, पावर टिलर होगा और रीपर और जितना भी अनुषंगिक इक्विपमेंट है। तो ये किसी ये जो योजना है, जो छोटे ट्रैक्टर को देने की योजना है, ये व्यक्ति विशेष व्यक्ति किसान को दिया जाएगा कि ये भी समूह को ही दिया जाएगा? देखिए, इसमें जो है सो व्यक्ति को देना है मैक्सिमम 2 लाख तक का इक्विपमेंट। उसमें ट्रैक्टर नहीं आएगा, उसमें पावर टिलर लोग ले सकते हैं। 2 लाख तक का दिया जाएगा, उसमें भी अनुदान 80% है। तो एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 1,60,000 तक का सब्सिडी ले सकता है अगर इंडिविजुअल है तो। लेकिन वही जब ग्रुप में आएगा तो 5 लाख तक का ले सकता है सब्सिडी का फायदा। 10 लाख का ग्रुप बने में पूरा पैकेज बनेगा। तो इसमें एक बात और हम कहना चाहेंगे कि 2 योजना तो हम बता दिया कृषि यांत्रिकीकरण का, और इसी में ट्रैक्टर वितरण योजना, पंप सेट वितरण योजना भी है। पंप सेट पर हम 90% सब्सिडी देते हैं, वो इंडिविजुअल फार्मर्स को दिया जाएगा।
नहीं, पंप सेट एक क्या है ना कि एक तो पंप सेट है कि डीजल से चलने वाला पंप सेट है, और आजकल तो बिजली की भी सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में हो गई है। तो ये पंप सेट आप डीजल वाला दे रहे हैं? दोनों दे रहे हैं। जो किसान चाहे, किसान जो चाहे, छोटा से छोटा 3 HP तक का पंप सेट का भी कैटेगरी है, फिर 3 से 5 HP तक का भी पंप सेट का कैटेगरी है, फिर 5 से 7 HP तक का भी पंप सेट कैटेगरी है। लेकिन ज़्यादातर किसानों का डिमांड जो होता है सर 3 HP से कम वाले का ही होता है। इसके साथ ही हम सोलर पंप भी दे रहे हैं। सोलर पंप में भी अधिकतम 90,000 तक का सब्सिडी है। अगर 90% अगर 1 लाख तक का भी पंप सेट अगर कोई ले रहा है तो उसको हम 90% सब्सिडी, 90,000 तक का सब्सिडी देने की स्थिति में है। अच्छा अजय जी, इसमें एक चीज़ और थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। जो अब जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसके लिए कुछ विशेष योजना है या विशेष व्यवस्था की गई है, और साधारण किसान जो हैं, सामान्य किसान जो हैं, उनके लिए कुछ विशेष योजना है, या जो बैकवर्ड किसान है उनके लिए कुछ विशेष योजना है, या महिला कृषक है तो उसके लिए कुछ विशेष योजना है। हम बता तो ऐसा कोई कैटेगराइज भी किया गया है कैटेगरी? SC ST हो या लघु सीमांत किसान हो, अगर ग्रुप में आए हैं तो उनको 90% दिया जाएगा। अदर किसान फार्मर्स के लिए 80% सब्सिडी है। सब्सिडी जो है उसमें SC ST के लिए या जो ग्रुप में आ रहे हैं लघु सीमांत कृषक, उसके लिए 90% जी। अदर किसान जो है उसके लिए 80% हो गया। महिला को भी कुछ? हमारा जो बता रहे हैं आपको कि हम पिछले साल से जो मिनी ट्रैक्टर वितरण का योजना चला रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कहा आपको, पिछला साल भी चला है, इस बार भी चला है, इससे पहले भी चला है। हमारा एक संस्थान है जैम TTC जी हेहल में, यहाँ लगातार ट्रेनिंग होता है। महिला किसानों का ही ज़्यादातर होता है। उसमें 80% जो हमारा दिया गया है ग्रुप, वो महिला किसानों को ही दिया गया है, और लोग पूरे झारखंड के लोगों को उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। एक बात और बताना हम भूल गए कि ग्रुप में जिसको ट्रैक्टर लेना है उसमें कम से कम एक व्यक्ति को, ग्रुप के एक व्यक्ति के पास ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, यानी वो ड्राइविंग भी खुद करना उसको चाहिए। हाँ, तो आप ट्रैक्टर ले रहे हैं ग्रुप में तो ड्राइवर अलग से रखेंगे तो फिर लाभ क्या हुआ? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, उनको हम ड्राइविंग यहाँ सिखाया भी जा रहा है। पहले तो यहाँ सिखाया जा रहा है ड्राइविंग सिखा भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ छोटा मोटा अगर मान लीजिए कि ट्रैक्टर में कुछ गड़बड़ी होता है उसको तो भी वो रिपेयरिंग करने के लिए भी यहाँ पर जैम TTC में ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग है सशुल्क है कि निःशुल्क है? निःशुल्क है। आने जाने का भाड़ा भी मिलता है। यहाँ फर्स्ट क्लास हॉस्टल है, सबका रहने का व्यवस्था है, भाड़ा के साथ खाने पीने का सब व्यवस्था यहाँ है। यहाँ कोई शुल्क लगना नहीं है, सरकार के द्वारा सब किया जा रहा है। जैसे कोई गांव में, बिल्कुल सुदूर गांव में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, हमारा ये कार्यक्रम देख रहा हो, उसके मन में ये भाव आया कि मुझे भी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, तो वो कैसे आपसे संपर्क करेगा? देखिए, सभी हमारे सभी जिलों में भूमि संरक्षण का कार्यालय है। अच्छा। भूमि संरक्षण कार्यालय में उनको बस खाली इतना बता देना है कि हम भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। हम लोग वहाँ से चुन करके किसान लाते हैं और जैम TTC पहुँचाते हैं, TTC हेल, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उनको कुछ नहीं करना है, बस एक बार आके बोल देना है कि भैया मेरा ये फ़ोन नंबर है, मेरा ये पता है, आपके ज़िला का जब भी ट्रेनिंग हो तो हमको भेजिए। तो यहाँ ज़िला का कोटा बंधा होता है कि अभी चल रहा है 3 जिला का, फिर अगला 3 जिला का होगा। तो इस तरह से लगातार ट्रेनिंग चलते रहता है। यानी कोई ऐसा लिखित नहीं, मौखिक जाकर के बता दीजिए वहाँ पर अपना। जैसे देखिए, जब जैसे ही जाएगा मौखिक बताने के लिए तो उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर तो लिख ही लगा ना। बिल्कुल। तो उसका एक तरह से कहिए कि रजिस्ट्रेशन तो होगा यहाँ आकर के, लेकिन हमारे ऑफिस के पास एक लिस्ट बन जाएगा कि हमारे यहाँ इच्छुक किसान इतने हैं, और इसी तरह से आ रहा है। हर जिला से कम 30 से 50 किसान प्रति वर्ष ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अच्छा अजय जी, एक और मेरे मन में प्रश्न है कि ये जो कृषि यांत्रिकरण है, या चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर योजना है, या पंप सेट योजना है, इस सब योजनाओं का भूमि संरक्षण के साथ क्या ताल्लुकात है? देखिए, भूमि संरक्षण को दोनों, भूमि संरक्षण अलग है जी। ये तो ताल्लुक तो एग्रीकल्चर के सारे योजनाओं को एक दूसरे से बंधे हुए हैं जी। किसान को बीज भी चाहिए, बिल्कुल, पानी भी चाहिए जी, और ज़मीन का बचाव भी चाहिए। तो ये मेन जो हमारा डिपार्टमेंट है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। इसमें
कृषि भी है, उद्यान भी है, भूमि संरक्षण भी है। तो ये कृषि यांत्रिकीकरण का योजना भूमि संरक्षण निदेशालय के अधीन दिया मतलब कुल मिलाकर के जो भूमि संरक्षण की बात है वो किसानों को ही बेनिफिट पहुंचाने की गया, है किसान को ही बेनिफिट पहुंचाना है। और इसलिए ये सारी की सारी योजनाएं को जी, इकट्ठा दूसरा किया बात गया। यह है सर कि हमारा झारखंड कृषि यांत्रिकीकरण के मामले में बहुत पीछे चल रहा है। जी प्रति हेक्टेयर जो पावर का अवेलेबिलिटी है झारखंड में बहुत कम है। जी आप देखेंगे कि बिहार में अभी भी आपको झारखंड में बैल मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल है ही, अभी हाँ, भी हाँ, बिल्कुल। झारखंड में बैल हल से खेती बहुत जगह हो रहा है। जबकि सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है, सब्सिडी दिया जाता है, किसान को भी जागरूक करना पड़ता है। आप यही चले जाएंगे दूसरे स्टेट में तो 50% सब्सिडी पर ही तुरंत कृषि यंत्र जो है सो लोग उठा लेता है। यहाँ किसान थोड़ा गरीब भी हैं, इसके कारण सब्सिडी भी यहाँ बढ़ाना पड़ रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर हम लोग योजना में रखे हैं 3 तरह का ऑप्शन। एक तो वैसे किसान या ग्रुप जो 50% कंट्रीब्यूशन जो होना है अगर अपने से निकाल के दे देते हैं तो हम क्या करते हैं कि अनुदान सीधे उसके खाते में देते हैं। दूसरा किसान वैसे हैं जो 5 लाख रुपया लगाने की स्थिति में नहीं है ग्रुप, तो उसको बैंक से फाइनेंस करवा करके। अच्छा, ये भी सिस्टम जी, है। तो ये बैंक से फाइनेंस कराने वाला सिस्टम है, वो आप लोग करते हैं, सरकारी स्तर पर होता है कि वो अपने ग्रुप के माध्यम से करते हैं? करेगा तो बैंक से ही हम लोग सिर्फ जोड़ देने का काम करते हैं कि भैया इसको फाइनेंस कर दीजिए। अगर इसको फाइनेंस करने में बैंक सक्षम है, ये सभी अर्हताएँ पूरा करता है क्या किसी के पास पहले से लोन है, बैंक दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर बैंक देने के लिए तैयार है तो सब्सिडी का राशि जो है वो उनके बैंक खाते में चली जाएगी। अगर आप सीधे पैसा दे करके खरीदते हैं तो आपके पर्सनल खाते में जाएगी। अगर आप बैंक के माध्यम से लोन लेकर के खरीदते हैं तो आपके लोन अकाउंट में जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप पूरे पैसा देकर खरीद नहीं सकते हैं, आप सिर्फ अपना सब्सिडी पोर्शन देना है, तो जो सब्सिडी का पैसा है वो कंपनी के खाते में चला जाएगा। जो कंपनी सप्लाई किया है उसका प्रमाण पत्र दे देगा कि हाँ साहब ये हमको अपना मेरा कंट्रीब्यूशन ले करके इन्होंने हमको ट्रैक्टर दे दिया है, तो सब्सिडी अमाउंट उनको कंपनी को मिल जाएगा। तीनों ऑप्शन रखा गया है। अच्छा, इसका जो दो कृषि का जो 2 पक्ष और है, जैसे उद्यान यानी बागवानी है, मत्स्य पालन है या पशुपालन है, तो बागवानी का तो सीधा सीधा भूमि संरक्षण के साथ जुड़ाव है, तो उसके लिए भी कोई योजना सरकार की या कोई व्यवस्था ऐसी है चल रही है? देखिए, हम लोग जो दे रहे हैं कृषि यंत्र, तो ये कन्वर्जेंस हम लोगों का चलता है कि अगर कहीं वाटर सेट का काम चल रहा है, समझिए कि जल छाजन का काम चल रहा है जी, तो वहीं पर उद्यान की योजना को भी कंसंट्रेट कीजिए। उद्यान का कोई प्लॉट चुनिए, वहाँ कीजिए। हमारा एग्रीकल्चर का भी अब जो पर्कोलेशन टैंक बना रहे हैं, तालाब जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो हमारे मुख्य सचिव महोदय बहुत इसके लिए तत्पर रहते हैं कि जहाँ जहाँ जल छाजन का योजना चल रहा है वहाँ आप फिशरी वाले को भी कंसंट्रेट कीजिए। सभी योजनाओं का समावेश वहाँ किया जाए ताकि कम से कम वो एरिया लगे कि पूरा डेवलप हो गया है। क्योंकि ये 2 चीज़ जो है, कृषि पशुपालन और ये सब सारा का सारा एक चैन, एक सिस्टम से जी। अभी तो देखिए ये विभाग का ही नाम है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। अब सही देखिए कि किसान को कोऑपरेटिव का भी जरूरत पड़ता है, उसके बाद पशुपालन का भी, डेयरी से गाय दिया जा रहा है, मत्स्य पालन भी किया जा रहा है फिशरी से। तो ये डिपार्टमेंट एक ही है, डायरेक्टरेट अलग अलग है जी। और ये कुछ हमको लगता है कि 10-15 साल से ये तीनों एक हो गया है। लेकिन पहले मंत्रालय भी अलग अलग था, सचिवालय भी अलग अलग था। कृषि का था जिसमें कृषि, उद्यान और भूमि संरक्षण आते थे। उसके बाद पशुपालन था, पशुपालन में डेयरी था, वेटनरी था, तो ये सब एक साथ था, फिशरी एक साथ था। कोऑपरेटिव अलग डिपार्टमेंट था। अब तीनों को मिला करके सरकार ने सोचा कि साहब है तो एक ही, हाँ, एक ही अंतिम गोल तो किसानों को ही संरक्षित करना है। अब देखिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बीज वितरण कार्यक्रम जो चल रहा है, तो बीज वितरण कार्यक्रम एग्रीकल्चर सीधे अपने नहीं कर रहा है, अपना देता है, सब्सिडी दे रहा है, लेकिन बांट रहा है किसके माध्यम से? पैक्स हर जगह है, लैंप्स और पैक्स हर जगह है। तो हम लैंप्स और पैक्स के माध्यम से बन रहा है। और लैंप्स पैक्स किसके अंदर में है? वो कोऑपरेटिव के अंदर। तो ये
तीनों के तीनों का एक दूसरे के साथ समन्वय बहुत आवश्यक है किसानों के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए अभी विभाग ही हो गया है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। अच्छा, पशुपालन में क्या है, मतलब जैसे बकरी है, भेड़ है, सूअर है, गाय है, बत्तख है, ऐसा सुनने में आया, इस पर भी पशुपालन में एक तो सबसे पहले डेयरी हो गया जी, डेयरी निदेशालय है, गब्य निदेशालय, इसके द्वारा गाय दुधारू गाय, अच्छी नस्ल की गाय दी जा रही है लोगों को। और डेयरी प्लांट जहाँ तहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारा पहले बड़ी तेजी से इसका विकास हुआ है। प्रोसेसिंग होता नहीं था, अब तो प्रोसेसिंग प्लांट का एक हो गया है, ये डेयरी के द्वारा है। पशुपालन के द्वारा बकरी है, मुर्गी है, सूअर है, ये सब चीज़ लोगों को वितरित किया जा रहा है इस पशुपालन का बढ़ावा देने के लिए। और फिशरी का भी बहुत अच्छा आप देख रहे हैं कि उल्लेखनीय योगदान रहा है। इधर 10 साल में काफ़ी फिश प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है। तो ये तीनों भी जो है सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका अंतोगत क्या लाभ मिला है, उस पर भी कहीं कोई मतलब अब ये सही बात बोले हैं, बड़ा देर से बोले हैं। अब हम ये आंकड़ा दे दें आपको कि आप 1950-51 का गूगल सर्च कीजिए, तब फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था आपके देश का वो 50 मिलियन टन था जी, जिस समय हमारी आबादी 34 करोड़ हुआ करती थी जी। और उस समय 34 करोड़ आबादी के लिए भी वो खाद्यान्न पर्याप्त नहीं हुआ करता था। आप अपने बुजुर्गों से सुने होंगे या हो सकता है कहीं देखे भी हों कि यहाँ खाने के लिए बाहर से मंगाया जाता था अनाज इंपोर्ट होता था। अभी का हालात ये है कि कहीं भी दूसरे राज्यों में, दूसरे देश में भी अगर कहीं भूकंप आ जाए, भूखमरी आ जाए, तो हिंदुस्तान से अनाज जाता है। आज हमारा जो 50 मिलियन टन उत्पादन हो रहा था 50-51 में, आज हमारा उत्पादन 328 मिलियन टन हो रहा है। ये देश का आंकड़ा है। मैं आपको एक झारखंड का तो ये जो सारे आंकड़े हैं, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा, और जो किसान हैं उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव लिया, सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया। और भूमि संरक्षण की बात है, ग्रामीण विकास की बात है, ग्रामीण सिस्टम की बात है, ऐसे तमाम चीज़ों पर सरकार का एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ और जिसके कारण हमारी जो कृषि प्रोडक्ट है वो बढ़ा है, हमारा दूध प्रोडक्शन बढ़ा है, हम मछली ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तमाम चीज़ों में हम प्रगति कर रहे हैं। भूमि संरक्षण, ग्रामीण विकास पर हम लोगों ने चर्चा की। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम लोग आगे भी उपस्थित होते रहेंगे, आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। जोहार।